हेलो। आप सभी को आर के सिंह का बराबर से गुड मॉर्निंग। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक दैट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर डिस्कशन कर रहे थे, और उनमें से जो हम लोग दो फैक्टर पर डिस्कशन किए थे वो था नेचर ऑफ रिएक्टेंट और एक मेजर फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस दोनों फैक्टर पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे रिएक्शन के रेट पर क्या असर पड़ेगा और क्यों असर पड़ेगा, है ना। हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं और मैंने बताया भी था कि इस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन करते रहते हैं कहाँ पे, बोर्ड में। तो अब हम लोग आज जो उसमें नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे वो है कि टेम्परेचर रिएक्शन के रेट को किस प्रकार से अफेक्ट करती है ना। ये एक मेजर फैक्टर है, इससे भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कि टेम्परेचर रिएक्शन के रेट को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, दैट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में से तीसरा पॉइंट जो होगा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर रिएक्शन का रेट को किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखो जनरली मैं बोल दूं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाती है। एक काम आप घर में भी कर सकते हो, जैसे कि कोई आप कंटेनर ले लो, उस कंटेनर में बर्तन ले लो, उस बर्तन में पानी डाल दो, ठीक है। पानी H2O रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है, और उसमें आप क्या करो, नमक को डालना शुरू कर दो। जब देखोगे नमक इसमें गिराओगे, एक मैक्सिमम अमाउंट तक डालोगे नमक पानी में तो घुलेंगे। नमक NaCl केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। पानी केमिकल सब्सटेंस था, नमक केमिकल सब्सटेंस है, दोनों का डाले तो पानी में नमक घुलना शुरू करेगी, एक मैक्सिमम अमाउंट तक घुलना शुरू करेगी। और अगर उस मैक्सिमम अमाउंट के बाद अब और आप उसमें नमक को डिजॉल्व कराओगे तो नहीं करेगा, उसके बटन पर पेंदी पर जाकर क्या करेंगे, वो बैठ जाएंगे। अब क्या करो, जो पानी में नमक बैठ गया था पेंदी पर, जो डिजॉल्व नहीं कर सका था, उसको आप पकड़ के गर्म कर दो। देखो कि गर्म करोगे तो फिर से क्या होंगे, वो घुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन अब रुक सी गई थी वो रिएक्शन उसने करा दिया टेम्परेचर बढ़ाने पर, और वो भी क्या फास्ट हो गई, है ना। तो ये देखा गया है कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कराते हो तो रिएक्शन के रेट को सिर्फ बढ़ाती ही नहीं है, जो रिएक्शन रुक सा गया था वो भी रिएक्शन क्या होता है, इनिशिएट हो जाती है, शुरू हो जाती है। आखिर रिएक्शन रेट क्यों बढ़ती है हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला ये तो पॉइंट लिख दो कि टेम्परेचर का बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कहाँ पे, रिएक्शन का रेट पर। टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन की रेट बढ़ती है, क्यों बढ़ती है अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके बाबू, तो चलो हम डिस्कशन करते हैं टेम्परेचर पर। तो मैं पहला पॉइंट लिखूं, टेम्परेचर हैड significant effect कहाँ बाबू, on rate of reaction। रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ती है। मैं एक पॉइंट लिख दूं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर यह भी देखा गया है कि रिएक्शन जो रुका हुआ था वो भी क्या हो जाते हैं, बिगनिंग हो जाते हैं, शुरू हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर, हालांकि मुझे यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, टेम्परेचर कैन इनिशिएट रेट ऑफ रिएक्शन। ओके बाबू, सॉरी, टेम्परेचर कैन इनिशिएट रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन मत लिखो। टेम्परेचर कैन इनिशिएट रिएक्शन, किसी रिएक्शन को ये शुरू भी कर सकती है। कैन इनिशिएट रिएक्शन, और कब शुरू करेगी, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर दोगे तब इनिशिएट होगा,
जो रिएक्शन रुक सा गया था वो भी रिएक्शन शुरू हो जाएंगे कब, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब। जैसे मैंने कहा कि पानी में नमक को डाला तो घुलना बंद हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर रिएक्शन रुक सा गया था। जब मैंने उसमें क्या किया, टेम्परेचर को दिया, है ना, गर्म किया उसको, तो नमक घुलना शुरू कर गया। इसका मतलब ये हुआ अब वहाँ पे रिएक्शन रुक सा गया तो क्या हो गया, शुरू हो गया था। ठीक है, आ जाओ इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट बढ़ती है। मैं सेकंड पॉइंट लिखूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ओके बाबू, रिएक्शन का रेट क्या होती है, बढ़ती है। और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट घटता है। क्यों बढ़ता है जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो इस रिएक्शन के रेट को मैंने कहा था कि कोई भी रिएक्शन जब होंगे, रिएक्शन के रेट को हमने वहां बताया था ये इफेक्टिव कोलिजन के साथ, कि अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अधिक हो तो रिएक्शन का रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। मैंने डिस्कस कर चुका हूँ बाबू। और इफेक्टिव कोलिजन क्या था कि रिएक्टेंट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल टकराएंगे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, तो वहां पर क्या होंगे, प्रोडक्ट बनने की संभावना अधिक हो जाती थी। अब जरा समझना। चलो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लिया जाए ये जो हमारे कमरा है, इस कमरे में क्या है, 100 स्टूडेंट को मैंने खड़ा कर दिया हूँ। 100 स्टूडेंट मैंने खड़ा कर दिया हूँ इसमें, है ना। वो अभी पूरी तरह शांत पड़ा हुआ है, पूरी तरह शांत पड़ा हुआ है, मतलब उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। और मैं चाहता हूँ जो इंसान था उनमें से कुछ को मैं इस प्रकार से प्रोडक्ट में बदल दूँ, प्रोडक्ट में बदल दूँ। इसका मतलब ये हो गया जो रिएक्टेंट था, इस प्रकार से जितने भी रिएक्टेंट थे उनमें से, और मैं बता चुका हूँ सारे रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बदलता नहीं है, उनमें से इस रिएक्टेंट को इस प्रकार से प्रोडक्ट बदल दूँ। तो कमरा था, इस कमरे में 100 स्टूडेंट खड़े हुए थे, पूरी तरह से रिएक्शन रुका हुआ था। अब क्या करूं कि मैं अचानक वहां पे 1000 रुपये लौटा दूं, 1000 रुपये सिक्के के रूप में इस प्रकार से लुटा दूं, उछाल दूं, तो क्या होगा, वहां पे भगदड़ मच जाएगा। उस सिक्के को लौटने के चक्कर में सबों में भगदड़ मच जाएंगे, और उस भगदड़ के चक्कर में टक्कर होगा, और वो भी क्या, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में किसी के बीच में चक्कर होने की संभावना बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनने की संभावना बढ़ जाएगी। देखो अभी ये मैं इसी पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो मैंने पैसा लुटाया, सारे आदमी खड़े थे, एकदम स्थिर रिएक्शन था, मैंने पैसा जो दिया वो क्या क्या किया, टेम्परेचर का काम किया, एनर्जी का काम किया। जब टेम्परेचर, जैसे मैंने पैसा लुटाया टेम्परेचर दिया, तो सब में क्या हुआ, भाग दौड़ की संभावना बढ़ गई, भगदड़ मच गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, नहीं क्या, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या हुआ कि कोई न कोई ऐसे उसमें इंसान थे, मॉलिक्यूल थे, जो कि आपस में आए टकरा गए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, जिसके कारण क्या हो गया, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनने की संभावना बढ़ गई। तो यही टेम्परेचर के साथ होता है। जब आप टेम्परेचर को राइज अप करते हो, बढ़ाते हो, तो क्या होता है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल थे, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस टेम्परेचर, उस हीट एनर्जी को गेन करती है। टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को गेन करती है। गेन करने के बाद होगा ये कंटेनर में, आपने कंटेनर लिया था, कंटेनर में क्या क्या उस रिएक्टेंट गर्म कर रहा था। जब गर्म करोगे तो क्या होगा, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उस एनर्जी को ग्रहण करेगी, और ग्रहण करने से क्या होगा, उस मॉलिक्यूल में भाग दौड़ बढ़ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के नंबर बढ़ जाएंगे, प्रभावित टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ओके बाबू, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है बाबू, रिएक्शन का रेट बढ़ जाती है। तो मैं इस पॉइंट में लिखो, चल लिख रहा हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। क्यों?
या लिख रहा हूं ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, किसका नाम रिएक्टेंट का है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स इंक्रीजेड, इससे क्या होगा, हैंस ऊपर लिख रहा होगा, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एंड, या ऐसा करो, which leads to increase क्या बाबू, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, मैंने कोलिजन थ्योरी बताया था, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है ना, hence rate of reaction increases, इसलिए रिएक्शन रेट क्या होती है बाबू, बढ़ जाती है ना। इसका मतलब ये हुआ, फिर से समझना, और ये भी देखा गया है कि एवरी 10 डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने कंटेनर था, उस कंटेनर को 100 डिग्री पर गर्म कर रहा था, अब उस कंटेनर की टेम्परेचर में 10 डिग्री और बढ़ा दूं, मतलब 110 डिग्री पे बढ़ा दूं, ये देखा गया है कि रिएक्शन का रेट जो होता है ना, ठीक डबल हो जाती है या कभी कभी ट्रिपल हो जाती है। ओके बाबू, फिर समझना, जो रिएक्शन हम 100 डिग्री पर करा रहे थे, अगर उसे मैं अब 110 डिग्री पर गर्म करूं, ये देखा गया है कि रिएक्शन का रेट ठीक डबल हो जाती है, कभी कभी ट्रिपल भी नजर आती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट 2% से क्या हो गई, बढ़ जाती है ना। सिंपल सी मीनिंग बाबू कि अगर हम किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को 10 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा दूं, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, रिएक्शन का रेट डबल हो जाती है, मतलब 2% से बढ़ जाती है, ठीक है। और ये जो बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, लिख रहा हूं, every 10 degree rise of temperature, every 10 degree rise of temperature, rate of reaction becomes क्या हो, डबल, दोगुनी हो जाती है, कभी कभी ट्रिपल भी हो जाती है ना। ट्रिपल मतलब ट्रिपल है, दैट इज, और इसी को नाम दिया जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके बाबू, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको नाम दिया जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ, मैं ऊपर लिखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट शॉर्ट में लिखो TC इक्वल टू, ओके बाबू, रेट कांस्टेंट, ध्यान सुनना, देखना, रेट कांस्टेंट जो T डिग्री टेम्परेचर पर था, ओके बाबू, अगर उसको हम अब 10 डिग्री से बढ़ा दूं, ओके, जो पहले अगर यहाँ पर 100 पर था, अब 100 प्लस 10 110 हो गया। अगर 90 पर था, 10 डिग्री से बढ़ा दो, 90 प्लस 10 120 हो गया। 120 प्लस 10 130 हो गया। 130 प्लस 10 140 हो गया। 140 प्लस 10 150 हो गया। 150 प्लस 10 160 हो गया। 160 प्लस 10 170 हो गया। 170 प्लस 10 180 हो गया। 180 प्लस 10 190 हो गया। 190 प्लस 10 200 हो गया। 200 प्लस 10 300 हो गया। 300 प्लस 10 400 हो गया। 400 प्लस 10 500 हो गया। 500 प्लस 10 600 हो गया। 600 प्लस 10 700 हो गया। 700 प्लस 10 800 हो गया। 800 प्लस 10 900 हो गया। 900 प्लस 10 1000 हो गया। 1000 प्लस 10 1,000 हो गया। 1,000 प्लस 10 1,000 हो गया। 1,000 प्लस 10 1,000 हो गया। 1,000
10 क्या 100 हो जाएगा, है ना। तो ये देखा गया है रिएक्शन का रेट ठीक डबल हो जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि ट्रिपल भी हो जाती है, लेकिन हम बात किस पर करेंगे, डबल पर। ठीक है बाबू, इसका मतलब देखो यहाँ पे एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, देखो यहाँ पे अगर टी टेम्परेचर था, अब उसका मैंने क्या किया 10 डिग्री से बढ़ा दिया, तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, डबल हो जाती है, कभी कभी ट्रिपल भी हो जाती है। और इसी को नाम देते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रिएक्शन रेट क्या होती है 2% से बढ़ जाती है। उसे मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। ठीक, नोट करके कभी कभी क्वेश्चन करते, नोट करके, दैट इज एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise of temperature, rate of reaction increases 2%। ओके बाबू, जहां पर के क्या है, के टी क्या है कि टी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट था। ओके बाबू, और T + 10 क्या है, 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पर क्या है, रेट कांस्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ हियर, यहाँ KT है ना, जिस पर आप काम कर रहे हो। अब 100 पर काम करोगे तो ये 100 पर होगा, ठीक है। 90 पर काम करोगे तो 90 पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हियर KT इज रेट कांस्टेंट, हम लोग बात करेंगे एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बाबू, एंड KT + 10 मतलब 10 डिग्री से मैंने बढ़ा दिया तब। ओके, रेट कांस्टेंट एट राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री पर बढ़ाने के बाद उसका टेम्परेचर जो है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, काम करो बाबू। चलो मैं इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। अभी मैं उसकी यूनिट नहीं लिखूंगा। सपोज दैट ऑब्जेक्टिव में अगर मैं बोल दूं, ऑब्जेक्टिव में कि कोई एक रिएक्शन है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। रिएक्शन का रेट क्या है, 2 × 10⁻⁻2 है ना, इतना है। अब यूनिट क्या है, आई डोंट नो। ओके बाबू, यूनिट क्या है, हालांकि लिख लो, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके बाबू, इतना है। वो कितने पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है। चलो मैं 300 डिग्री पर कर रहा हूँ, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है। ओके, अगर क्वेश्चन कर दे, अगर टेम्परेचर को 310 डिग्री कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर को 310 डिग्री कर दिया जाए तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक डबल हो जाएगा बाबू, है ना। तो हमारे पास आंसर जो होंगे, रिएक्शन का रेट R2 बराबर क्या होंगे, देखो कितना से बढ़ गया, पहले 300 पर इतना था, 10 डिग्री से बढ़ गया, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, पहले इतना था उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻2 नहीं क्या, मैंने डबल कर दिया। और डबल करके कितना होता, तो हमारे पास आता 4 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है क्या। अगर 320 पर करता तो क्या होता, 310 पर डबल होता, और फिर 310 और होता ना क्या, तो वहां पर और हम डबल करते, इसका मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाता, ठीक है। जैसे देखो, इसी में क्वेश्चन करता, एक रिएक्शन है, उसका रेट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, 2 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो अब क्वेश्चन कर दे ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए, बताइए सरदार उस रिएक्शन का जो रेट होगा
220 डिग्री पर 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा? तो कितना होगा? 10 डिग्री पर 2 टाइम होगा, दोगुना होगा। अब फिर से 10 पर क्या होंगे? दोगुना हो जाएंगे ना। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? आंसर देखो 300 पर था, 300 से 310 होता और तब जाकर 320 होता है ना। यहाँ पर कितने थे? 2 गुना 10 पर माइनस 2। यहाँ पर आकर क्या हो गया बाबू? डबल हो गया। 2 गुना 10 पर माइनस 2 गुना 2 होगा, है ना। यहाँ पे ठीक उसका डबल हो जाएगा। 2 गुना ये 2 गुना 10 पर पावर माइनस 2 और यहाँ पर आकर फिर से एक बार 10 2 गुना बढ़ जाएगा। 2 गुना 2 नहीं क्या गुना 10 पर पावर सॉरी एक बार और 2 गुना 2 गुनी 2 गुनी 10 पर पावर माइनस 2। ओके, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स सिंपल से मीनिंग ये हो गया कि अगर आप 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर करते हो तो उसका रेट कॉन्स्टेंट कितने से बढ़ जाते हैं? रिएक्शन रेट कितना से बढ़ जाता है? 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी कहने का मतलब ये क्या हो गया? 2% से बढ़ गया। अब 2 गुना बढ़ता है तो आप बड़ी आराम से उसको क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेट कर सकते हो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर क्वेश्चन आएगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो इसी के बाद आपके पास नेक्स्ट फैक्टर होगा, मैंने लिखाया होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक मेजर फैक्टर है बाबू, उसको हम लोग लंबा डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए लोग क्या करेंगे, उसे एक सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे लास्ट मतलब छोटा छोटा सब फैक्टर पहले देख लें। छोटा फैक्टर देखने के बाद हम लोग कैटलिस्ट पर जाएंगे। तो कैटलिस्ट को बताने से पहले बताना पड़ेगा कैटलिस्ट क्या है ना। वहाँ पे फिर मॉडरेटर बताना पड़ेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है। ओके, उस सब पर डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी भी आएंगे, तो वो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। और अगर मैं आज उसे बताऊँ तो थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, और जो छोटा सा फैक्टर था उसमें प्रेशर था, फिर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट था, उन सबको देख लेते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं। तीसरा, चौथा फैक्टर, फोर्थ फैक्टर। नाउ डिस्कशन पॉइंट इज फोर्थ फैक्टर में प्रेशर। देखो इसको दाब कहते हैं। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर गैसियस रिएक्शन हो, मतलब रिएक्शन जो है गैसीय अवस्था में हो, अगर उस पर दाब लगाया जाए तो ऑटोमेटिक है। तो हम लोग जानते हैं गैसीय अवस्था में क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने से क्या होगा, कोलिजन होने की संभावना बढ़ जाएंगे। लेकिन जब उसे प्रेशर लगाया जाए तो उसके पार्टिकल्स क्या नजदीक आएंगे। और गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, और नजदीक जब आएंगे तो और उसमें क्या होगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएंगे। उसमें कोलिजन के नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जिस कारण क्या रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखा गया है गैसीय रिएक्शन में अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो रिएक्शन का रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके बाबू, फॉर ए गैसीय रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड on increasing प्रेशर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके, जल्दी से लिखोगे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, presence of sunlight। इसी के साथ मैंने वहां लिखा होगा एक्सपोजर ऑफ लाइट लिखा होगा मैंने। और लाइट मतलब नेचुरल लाइट, सनलाइट। एकदम मैं जो पिछले आपको यहाँ पे पॉइंट लिखाया होगा, एक्सपोजर ऑफ लाइट लिखाया होगा, और लाइट मतलब सनलाइट, ठीक है। समझना, देखो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कहने का मतलब ये हुआ
कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि अगर सनलाइट नहीं हो, सूर्य की रोशनी उस पर ना पड़े तो रिएक्शन नहीं हो पाती है। वैसे रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ, इस प्रकार के रिएक्शन जो होते हैं डार्क में नहीं होते हैं, अंधेरे में संभव नहीं हो पाते हैं। उसको होने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। इसलिए इस प्रकार के रिएक्शन को नाम दिया जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसको होने के लिए सन के लाइट की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उसको नाम देते हैं सनलाइट। और इस प्रकार के रिएक्शन डार्क में संभव नहीं हो पाते। ठीक है, चलो डिस्कशन कर रहा हूं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सम केमिकल रिएक्शन, some chemical reactions required, some chemical reactions take place in presence of sunlight and do not proceed in dark। इस प्रकार के रिएक्शन डार्क में नहीं होते हैं। such reactions are called फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कभी डार्क में होती है क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को होने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए सनलाइट, सूरज की प्रकाश एनर्जी के रूप में जरूरी होती है। ओके बाबू, पहला है फोटोसिंथेसिस। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है और लिप में जो मॉइस्चर है, ओके बाबू, उस मॉइस्चर के साथ, है ना, किसके उपस्थिति में? सनलाइट चाहिए। और ये कहाँ होगा? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में बाबू। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं था। क्लोरोफिल में, और उसके लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। ओके, और सनलाइट मतलब hν। ओके, सनलाइट मतलब hν। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट सनलाइट। तो सनलाइट ये होगा बाबू, तब जाकर क्या होगा? ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट को C6H12O6 को, और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। बैलेंस कर दो, चल मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ओके बाबू, यह रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के उपस्थिति में होगा, अंधेरे में नहीं होता। जैसे कुछ और एग्जांपल देता हूं, हम लोग पढ़ेंगे इसी में। वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। पहला एग्जांपल ये हुआ, ये पहला एग्जांपल था बाबू। दूसरा, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्शन करती है, इसको रिएक्शन होने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। डार्क में रिएक्शन नहीं होती है। क्या बनाएगा बाबू? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे, और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक और रिएक्शन देता हूँ। जैसे थर्ड एग्जांपल में, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज करना हो तो डिकम्पोज करने के लिए आप सनलाइट उसको दोगे, है ना, सनलाइट और दोगे तो टूट जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड में, और एक आपको ऑक्सीजन एटम बनाती है। ऑक्सीजन एटम नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, दैट मीन्स
इस प्रकार के रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता जरूरी है। ये सब रिएक्शन डार्क में नहीं होते। हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जैसे हेलोजिनेशन कराएंगे हम लोग, है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, वहाँ भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, जो सिर्फ हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताए। तो इस प्रकार से जो इसके फैक्टर थे उस फैक्टर को मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब इनमें से एक मेजर फैक्टर अब बचाती है कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को कैसे प्रभावित करेंगे, वो भी एक मेजर फैक्टर है और उसको डिस्कशन करने की लंबी सी समय चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इनमें से जो माइनर फैक्टर था एक टेम्परेचर को छोड़ के आज उसको डिस्कशन कर लिए। आप इसे कंप्लीट कर लो। अब इसका अधिक कैटलिस्ट बच जाएगा, उसको अगर हम लोग कर लेंगे तो ये फैक्टर इफेक्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर रेट लॉ इक्वेशन में आएंगे, है ना। मतलब अब सारे सिस्टम हमारे पास क्या होंगे, आसान पड़ जाएगा। तो आप क्या करो, इसे तैयार करके रखो। ओके बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।